हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू प्ले अ सिंपल गेम। आपके सामने दो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गोइंग टू शो यू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों आपने उस टर्म या उस शब्द के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताना है। पहला क्वेश्चन है वेदर दैट टर्म इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। एंड व्हेन आई से मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब मेरा मतलब है कि क्या वो वैसे के वैसी संविधान में लिखी है ये शब्द या नहीं लिखा है। ठीक है। दूसरा सवाल है क्या ये संविधान में डिफाइन भी किया गया है, वेदर इट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो हर एक शब्द के लिए ये दो आपने आंसर देने हैं। ठीक है। अब आपने हर एक आंसर कमेंट्स में नहीं करना है। जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए 0.5 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए 0.5 मार्क्स, मतलब ऐसा भी कर सकते हो या 1 और 1 मार्क्स भी रख सकते हो। मैं रखूंगा 0.5। ठीक है। तो मेरे मार्किंग सिस्टम के हिसाब से अगर ये पहला पार्ट आपका सही हो गया तो आपको 0.5 मिलेंगे, दूसरा सही हो गया तो 0.5 मिलेंगे, ताकि आप थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर लो। और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर जस्ट टेल मी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। शुरू करें। शुरू करने से पहले जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि हमारा शेखर टू शिखर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 2026 के लिए। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स टू मेंस तैयार करना चाहते हैं वो जरूर एनरोल कर सकते हैं। अभी अगर कोड इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। चलो गेम शुरू करते हैं। पहला टर्म जो आपकी स्क्रीन पे है वो है पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन क्या थे याद करो। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर दिस टर्म इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सेकंड, वेदर इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो आपने अपने माइंड में ये आंसर लिखना है ना। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस यू हैव टू कैलकुलेट यस या नो, लिखना शुरू कर दो। सो पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में पहली चीज, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वेयर कैन वी फाइंड दिस वर्ड पॉलिटिकल पार्टी? यार 10th शेड्यूल तो पूरा का पूरा इसी के बारे में बात कर रहा है। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी शब्द कई बार इस्तेमाल होता है। वो आपको बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप इलेक्शन लड़ते हो और उसके बाद उस पार्टी से रिजाइन कर देते हो, ठीक है, जीतने के बाद, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्या ये डिफाइन किया गया है, यानी क्या इसकी परिभाषा दी गई है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। डिफाइन नहीं किया गया संविधान में कहीं पे भी, सिर्फ ये शब्द आपको मिलेगा। तो मार्क्स दे दो अपने आप को। 1 में से कितने मार्क्स आए हैं? सेकंड शब्द कैबिनेट। सेकंड वर्ड इज कैबिनेट। क्या ये शब्द आपको संविधान में दिखता है? क्या इस शब्द को डिफाइन किया गया है? व्हाट इज कैबिनेट? सो द फर्स्ट पार्ट, कैबिनेट इज देयर। यस। वॉज इट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? नो। Was it added by an amendment? Yes. It was added by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उसमें यह लिखना था कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं आर्टिकल 352 के अंदर, वो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट पे ही आनी चाहिए। लेकिन कैबिनेट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में यह बताया गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर इज सच अ मिनिस्टर हु विल बिलोंग टू द कैबिनेट। बट क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कितने % मिनिस्टर कैबिनेट होंगे, हाउ टू डिफाइन इट, ये कुछ भी नहीं बताया गया है। दैट मींस एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। मार्क्स ऐड करते रहो, 2 में से मार्क्स दे दो अपने आप को। तीसरा शब्द जुडिशियल रिव्यू। ये आसान है, ये आसान है शब्द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। तो इसमें एक चीज आसान है कि अगर आपको पता है कि अगर शब्द नहीं है मान लीजिए, तो डिफाइन होना मुश्किल है। बट फिर भी एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे डिफाइन किया गया पर वो शब्द ही नहीं है। ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू, इज दिस टर्म देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज नो। ठीक है। दिस टर्म इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि हमें आर्टिकल 13 के द्वारा यह पता लगता है कि जुडिशरी किसी भी कानून को रिव्यू कर सकती है। अच्छा, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, कल ही वो वीडियो आया था, एक बार देख लीजिएगा प्लीज। तो बेसिकली जुडिशरी कैन रिव्यू एनी लॉ दैट हैज बीन मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। इट कैन ऑल्सो रिव्यू एनी ऑर्डर, रूल, नोटिफिकेशन, बाय लॉ। पर ये शब्द लिखा ही नहीं है संविधान में। क्या इसको डिफाइन किया गया? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जब शब्द नहीं लिखा है तो डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। कॉमन लॉजिक यहां पे अप्लाई हो रहा है। 3 में से अपने आप को नंबर दे दो। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। चलो एक और इसमें ऐड कर दो, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बताओ सर, बताओ। व्हेन आई से मेंशन्ड, आई मीन एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई है या नहीं, ये याद रखना, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज लिखी है या नहीं लिखी है,
ये याद रखना, वेदर इट इज मेंशन्ड दैट मींस एग्जैक्टली सेम चीज लिखी होनी चाहिए. सो नो, दिस नॉट मेंशन्ड, ये मेंशन नहीं है. लेकिन इसको डिफाइन किया गया, मतलब समथिंग दैट वी कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज बीन डिफाइंड एज अ बेंच जिसमें कम से कम 5 से ज्यादा मेंबर्स हों, ठीक है, कम से कम मिनिमम 5 जजेस हों. और दूसरा, whenever it comes to interpretation of a constitutional fact या कॉन्स्टिट्यूशनल मामले की जांच करनी हो, तो ये बेंच कंस्टिट्यूट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान के 145 नंबर आर्टिकल में एक तरीके से बताया गया है दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज. उसका नाम बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हम लेते हैं, लेकिन संविधान में ये शब्द नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट वर्ड, मुश्किल हिंट दे दिया मैंने, है ना. इज इट देयर? यस, मेट्रोपॉलिटन एरिया as a word is there, as a term is there in the Constitution of India. Where it is? It is in Article 243p. You know very well that Constitution का पार्ट 9A है जिसके अंदर ये लोकल बॉडीज के बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बताया गया है. ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 से ऐड किया गया है, सॉरी 92 से ऐड किया गया है. और अगर आप इस कानून को देखोगे तो बेसिकली इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में सिर्फ टर्म नहीं लिखा गया है, इसमें डिफाइन किया गया है. मेट्रोपॉलिटन एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें कम से कम 10 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसमें कम से कम एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हो उसमें, ठीक है. उसमें 2 लोकल बॉडीज, चाहे वो अर्बन हो या लोकल हो, या रूरल लोकल बॉडीज भी हो सकती है. दैट मीन्स इट हैज बीन डिफाइंड एज सच इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल ऑफ दिस प्लस द गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड नोटिफाई एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. जब ये हो जाता है ना, तो उस एरिया के लिए ना एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, वो भी संविधान के अंदर मेंशन्ड है. सो यस, इन बोथ द टर्म्स इट्स मेंशनिंग एंड इट्स डेफिनेशन. मार्क्स देते रहो अपने आप को. कितने हो गए? 5 में से नंबर देने हैं अभी आपने. Office of profit. Office of profit. Whether this word is there in the constitution or not, question number 1. Whether this word is defined in the constitution or not. The first answer है yes, pretty much there. It is there in article 102. It is there in article 191. It is there in article 58. It is there in article 66. ये सब कौन से आर्टिकल्स हैं जो क्वालिफिकेशंस बताते हैं कुछ पोजीशंस के? ये बताता है कि एमपी की क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताता है कि एमएलए बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताता है कि प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताता है वाइस प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है. इन सभी आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो आप. इफ यू एट बीइंग MP, MLA, President, Vice President hold an office of profit, you will be disqualified. Now what is this? Let's have a conversation somewhere, sometime else. मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा यहां संविधान में नहीं. और संविधान में तो क्या, संविधान में तो क्या, किसी कानून, किसी लॉ में भी नहीं. इनफैक्ट पार्लियामेंट को यह अपॉर्चुनिटी दी गई थी. यह कहा गया था संविधान के अंदर कि अगर वो किसी पोस्ट को, किसी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन से बाहर रखना चाहते हैं, सो दे कैन मेक अ लॉ एंड कीप इट आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. द पार्लियामेंट हैज डन दैट एज वेल. 1959 के अंदर उन्होंने एक कानून बनाया जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एमपी एंड एमएलए एक्ट. लेकिन उसमें भी उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया, परिभाषा नहीं दी. दे हैव ओनली गिवन अ लिस्ट ऑफ ऑफिसेज और पोजीशंस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, इसलिए वो डिफाइन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो लॉ में. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बारे में बताना है. क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मेंशन्ड है, क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 डिफाइंड है. इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल जी, हाँ जी, यस जी. आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मेंशन है और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं. आपसे मेरा सवाल है, क्या ट्राइब्यूनल भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, यस और नो. अपना स्कोर भी बताना भाई, साथ में स्कोर भी बताना लास्ट में. सो 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. बट वेदर दिस इज डिफाइंड? नो. बट वेदर दिस इज डिफाइंड इन अ लॉ?
क्या कोई कानून है ऐसा जो डिफाइन करता है? यस, 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बाइफरकेट करके देता है आपको, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सो इट डिफाइंस व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट, व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सो एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड तो परिभाषा नहीं, लेकिन किसी कानून में परिभाषा है. हां है. ग्राम सभा, ग्राम सभा रेंज ऑफ प्रिपरेशन भी तो पता लगनी चाहिए कि संविधान के बारे में अलग अलग पार्ट्स के बारे में कितना जानकारी है आपको. ठीक है, और बताना मुझे कमेंट्स में क्विज कैसा लगा, कितने मार्क्स आए प्लीज. ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं. तो ग्राम सभा इज डेफिनेटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे मेंशन की गई है. ठीक है, और इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन और परिभाषा, कैसे इसको डिफाइन करना है, तो वो भी बताया गया है संविधान में. दोनों चीजें बताई गई है. तो अगर आप पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, आर्टिकल 243A देखोगे, तो वहां पे ग्राम सभा बताया गया है. इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स फ्रॉम अ विलेज. तो एक विलेज जहां पे ग्राम पंचायत बनेगी, उस विलेज के जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो सब ग्राम सभा का हिस्सा होंगे. सो यस एंड यस इन बोथ द इंस्टेंसेस. यस इट इज मेंशन्ड, यस इट इज डिफाइंड. नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है? विप स्लैश चीफ विप. ठीक है, विप स्लैश चीफ विप, ये दोनों शब्द क्या संविधान में है या नहीं है? और अगर नहीं है, मतलब अगर हैं, तो फिर डिफाइन किए गए हैं या नहीं? ये तो इजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा हो. क्या है इसका आंसर? वेदर दे आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. वेदर दे आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. नाउ माय क्वेश्चन इज, सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्या चीफ विप और विप में से कोई भी ऑफिस किसी कानून में मेंशन्ड है? इज इट मेंशन्ड इन एनी लॉ? द आंसर इज यस. 1998 का एक कानून है, ऑफिसेस ऑफ चीफ विप एंड अदर लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एक्ट. ये कानून है, ये कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है. वहां पे चीफ विप को मेंशन किया गया है. ये विप होता क्या है? विप जो एक तरीके से चाबुक जिसको कहते हैं, वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कंट्रोल में रखने के लिए एक डिवाइस है, जिससे आप उनको कहते हो कि आप हाउस में आओगे, सदन में आओगे, तो वोट उसी पर्टिकुलर तरफ देना जहां हम बोलेंगे. सो कई बार आप सिर्फ उनको आने के लिए बोलते हो, कई बार आप सिर्फ उनको वोट करने के लिए बोलते हो, और कई बार सिर्फ आपको वोट कहने के लिए और किस तरफ वोट देना है ये भी बताते हो. इसके लिए एक बंदा नियुक्त कर देते हो, एक पर्सन इज अपॉइंटेड विद इन योर पार्टी विच इज कॉल्ड चीफ विप. Recently, the Honorable Vice President had given statements about this office of whip कि it violates the individual freedom of speech and expression of a particular MP or MLA. Whereas political party system में ये चाहिए होता है यार. अब पार्टी के MP MLA अपनी मर्जी चलाने लग गए तो पार्टी बनाने का फायदा क्या है? खैर, that debate is for some time else. But what you need to understand is कि चीफ विप का जो ऑफिस है वो ना तो संविधान में है, ठीक है, बट लॉ में है. इट इज मेंशन्ड. द ऑफिस ऑफ विप इज नॉट देयर, द पोजीशन ऑफ विप इज नॉट देयर. तो चीफ विप है. हाँ जी है. लास्ट इजी से खत्म करते हैं, है ना, फटाफट इजी से खत्म करते हैं. लास्ट ये भी बताना है आपको मुझे, है ना. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा संविधान में कुछ भी नहीं है. नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा संविधान में कुछ भी नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन की परिभाषा भी संविधान में नहीं है. बोथ आर नॉट देयर. ठीक है. Whether no confidence motion is mentioned in a law of the parliament? No, it's not mentioned in a law. Where is it mentioned? Rule number 198 of Lok Sabha rules. Why not in Rajya Sabha rules? Because it cannot be moved in a Rajya Sabha. राज्य सभा में लेके ही नहीं आ सकते हो, तो फिर राज्य सभा के रूल्स में ये क्यों होगा? No confidence motion is a type of proposal in which if it is passed, the existing government, that means the prime minister and the council of ministers, and in the Vidhan Sabha, the chief minister and the council of ministers will have to resign if it passes with a simple majority. Now, this is a basic principle of parliamentary democracy. And वैसे parliamentary democracy is also not there in the constitution. ठीक है. तो ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं ना, और खासतौर पे संविधान से पढ़ते हैं. यहां जो फाउंडेशन की क्लासेस होती हैं उसमें भी मैं संविधान का बहुत इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेज से पढ़ते हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छा प्राइमरी सोर्स मान के नहीं चलते हैं. वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, और हमारे जितने भी साथी टीचर्स हैं दे ऑल्सो फोकस मोर ऑन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज, कोलेट फॉर यू एंड देन प्रोवाइड यू द बेस्ट गाइडेंस.
इसी के साथ अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।